एक है लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, फिर हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी। ठीक है, ये दो टॉपिक आते हैं। फिर वेस्पर थ्योरी और चौथा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये 4 पॉइंट कंफर्मली आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आएगा, वेस्पर थ्योरी के पॉस्टुलेट्स भी आते हैं, और लुईस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना। ये 4-5 जो टॉपिक मैंने आपको बताया ये कंफर्मली आते हैं। फिर कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड रहते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बोर्ड दिख रहा है? एक सेकेंड। ठीक है, जब भी हमें किसी बॉन्ड को कैरेक्टराइज करना रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो या आयनिक बॉन्ड हो, तो दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय 4 वेरिएबल, 4 पैरामीटर्स। और वो 4 वेरिएबल्स कौन से हैं? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, एंड लास्ट वन इज बॉन्ड ऑर्डर। इन 4 पैरामीटर्स के थ्रू आपका जो बॉन्ड है वो कैरेक्टराइज होता है। सबसे पहला आता है बॉन्ड लेंथ। सो व्हाट इज अ बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। जो दो एटम्स एक दूसरे के थ्रू, एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं, उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, हमने जो एटॉमिक रेडियस पढ़ा था वो क्या था? हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मैं बता रहा हूं, बॉन्ड लेंथ इज, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। जो दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं, उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या बोला जाएगा? बॉन्ड लेंथ। It is distance between nuclei of 2 atoms bonded by covalent bond। ठीक है, जैसे दो आइडेंटिकल एटम्स हैं, जैसे ये A, ठीक है, ये दोनों के न्यूक्लियस, ये A है, ये A है, सॉरी, ये A और ये A। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यदि दो एटम्स, जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं, यदि दे आर इन अ स्मॉलर इन साइज तो बॉन्ड लेंथ आपका कम होगा। इफ दे आर बिगर इन साइज सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। यदि दो एटम जो एक दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप कर रहे हैं, यदि इन दोनों एटम्स का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी आपकी क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, साइज बड़ा है मतलब जो दो एटम्स जो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे देखिए ये दो फ्लोरीन एटम हैं, फ्लोरीन एटम बड़े होंगे साइज वाइज, ये दो क्लोरीन एटम है तो इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। फिर इसके बाद ब्रोमीन एटम है तो ब्रोमीन एटम की साइज और बड़ी हो गई, तो जो Br2 मॉलिक्यूल बनेगा उसमें बॉन्ड लेंथ और ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, अब जैसे देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड जो होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की उससे कम और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि आपका ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो है वो कम है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ है, सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बन रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा रहेगा तो आपका दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा. सो बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर लेस देन द सिंगल बॉन्ड, लेंथ ऑफ द सिंगल बॉन्ड. ठीक है, इसको इस तरीके से भी आंसर, इसका लॉजिक इस तरीके से भी दे सकते हैं. बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एस कैरेक्टर. क्या होता है? बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एस कैरेक्टर. देखिए सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है. तो s कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? यहां देखिए, यहां s कैरेक्टर कितना है? 25%. यहां s कैरेक्टर कितना है? 33.33%. और यहां s कैरेक्टर कितना है? 50%. s कैरेक्टर समझ में आया क्या होता है s कैरेक्टर? देखिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, तो एक s और 3 p, तो टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हुए जिनके हाइब्रिडाइजेशन से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने 4. तो इसमें s का कितना रोल हुआ? 25%. और रिमेनिंग 75% रोल किसका है? p ऑर्बिटल्स का. इसमें 2 p है और एक s है, तो टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 100/3 हर एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 33%. और यहां पर 2 ऑर्बिटल है तो 100/2, तो s कैरेक्टर कितना हुआ? 50%. तो यहाँ s कैरेक्टर है 25%, यहाँ s कैरेक्टर है 33.33% और यहाँ s कैरेक्टर है 50%. तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है. अब यदि देखिए आपका बॉन्ड आइडेंटिकल एटम्स के बीच में है, और जैसे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, और यदि आपका बॉन्ड देखिए ये आपका नॉन पोलर बॉन्ड है और ये आपका पोलर बॉन्ड है. ठीक है. सो बॉन्ड लेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड इज स्मॉलर देन द नॉन पोलर बॉन्ड लेंथ. ठीक है, नॉन पोलर की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी पोलर बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से. द बॉन्ड लेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड इज लेसर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड. इज इट क्लियर? देखिए बॉन्ड लेंथ मैंने डेफिनेशन बताया, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. और नॉर्मली हम बॉन्ड लेंथ को किस में एक्सप्रेस करते हैं? एंगस्ट्रॉम में या फिर नैनोमीटर में. ठीक है. बॉन्ड लेंथ किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम. एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, एटम का साइज कम होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा. सेकेंड, बॉन्ड लेंथ decreases with the increase in s character. s character बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा. इसीलिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड पे. और तीसरा जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि बॉन्ड लेंथ ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. इज इट क्लियर? तो जो फैक्टर देखिए, एक तो पैरामीटर क्या है वो, और वो पैरामीटर्स कैसे वेरी कर रहा है या किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है वो आपको ध्यान में रखना है. फिर आता है बॉन्ड एनर्जी, या फिर इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है. सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल. जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी. इट इज ऑल्सो नोन एज
bond dissociation energy and basically it measures the strength of covalent bond. क्या मेजर करता है? स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. जितना ज्यादा एनर्जी चाहिएगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा पावरफुल है. लेसर एनर्जी चाहिए तो लेसर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है. बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है? लेसर है. सो क्या है? इट इज amount of energy required to break the covalent bond between bonded atom. It measures the strength of covalent. ठीक है? More energy, more will be strength of covalent. जितना एनर्जी होगा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा. More energy, more will be the strength of covalent bond. Is it clear? ठीक है? सर एक बार आप समझा दोगे? क्या कह रहे हैं बेटा? बॉन्ड एनर्जी एक बार समझा दोगे? हाँ जरूर. देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या बोला कि दो एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो एनर्जी क्या बोली जाएगी? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी. क्या बोली जाएगी? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी. जैसे देखिए ये दो एटम्स हैं, आइडेंटिकल एटम्स, इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड. तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या हो जाएगी? बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी. मोबाइल छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है एक बार में. ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी. तो सबसे पहला है शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, मोर विल बी बॉन्ड एनर्जी. जितना बॉन्डेड एटम के बीच का लेंथ शॉर्टर होगा, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा रहेगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगी. तो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी. सर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी. हाँ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी ना, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी. अगर बॉन्ड लेंथ कम हो. हाँ बॉन्ड लेंथ कम है तो उसको उसका ब्रेकिंग इजी होगा. और बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड का ब्रेकेज उतना ही ज्यादा होगा. अब जैसे मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट हमने क्या बोला था कि जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो कम रहेगी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से. क्योंकि हमने लास्ट ही पॉइंट में डिस्कस किया है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट है एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस on atom increases bond energy. सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी.
सॉरी कम हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि लास्ट सेशन के अंदर ही हमने पढ़ा था कि जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड का ब्रेकेज ऐसे ही इजी हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन क्या कर रहा है, फोर्सेस को क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। तो लोन पेयर रिपल्शन हमने क्या बोला था, ज्यादा होता है तो आपकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इंक्रीजेस ऑन द एटम, डिक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। अब ये सिंगल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। अब लॉजिक के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से चले तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद सेकंड डबल बॉन्ड का, और उससे बाद सिंगल बॉन्ड का, जबकि यहाँ उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी होगी, उसके बाद इसकी, और इसके सबसे लास्ट इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लोन पेयर होने की वजह से रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी ऑटोमेटिकली कम चाहिए। इज इट क्लियर? तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम रहेगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगी। और दूसरा पॉइंट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, उतना बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Is it clear? Yes, sir. अब थर्ड आपका बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स एट एन एटम। एक ही एटम के दो जो एडजेसेंट बॉन्ड्स है, उन एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होगा वो क्या बोला जाएगा, बॉन्ड एंगल। इट इज एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स एट एन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। इट इज एंगल बिटवीन टू adjacent bonds at an atom of a molecule. जैसे देखिए ये बॉन्ड एंगल हुआ। इस एटम, ये मॉलिक्यूल का ये एटम है, इससे जो दो एडजेसेंट बॉन्ड्स हैं, जैसे ये दो एडजेसेंट बॉन्ड, ये दो एडजेसेंट बॉन्ड, तो इनके बीच का ये जो एंगल हुआ, ये आपका क्या बोला जाएगा, बॉन्ड एंगल। इट इज एन एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स एट एन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। सर आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं? चलो सर, अभी हमने डिस्कस किया ना, जैसे एक एटम है, इसके ये दो एडजेसेंट बॉन्ड, इनके बीच का एंगल, जैसे ठीक है, ये या ये, ठीक है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। सर एक डाउट है। हाँ बोलो सर, तो एंगल पता कैसे चले? कैसे पता चले? बॉन्ड एंगल देखिए बॉन्ड एंगल जो है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। हाइब्रिडाइजेशन, मतलब आप बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसका बॉन्ड एंगल कैसे मेजर करना है, वो तो स्पेक्ट्रोग्राफी से पता चलेगा, फिजिकली, मतलब प्रैक्टिकली तो वैसे ही पता चलेगा।
और अदरवाइज हमें बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू जो है वो याद रखनी है। यदि हमें प्रैक्टिकली कैलकुलेट करनी है तो स्पेक्ट्रोग्राफी से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन तीनों पैरामीटर्स पर आपका बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स on 3 factors: hybridization, electronegativity, ठीक है, एंड थर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन 3 फैक्टर्स पे आपका क्या करेगा, बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा। एज द पहला पॉइंट है, एज द एस कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। जैसे देखिए ये तीनों डायग्राम मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 है और ये sp है। जैसा कि मैंने बोला एस कैरेक्टर बढ़ा, यहां एस कैरेक्टर कितना है, यहां एस कैरेक्टर है 25%, यहां है 33.3% और यहां है 50%। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा। यहां बॉन्ड एंगल देखिए 180 है, यहां 120 और यहां 109 डिग्री एंड 28 मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट, एज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज होता जाएगा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल हम इस मॉलिक्यूल से दे सकते हैं, जैसे CH4 और NH3 और H2O। अब तीनों में आपका जो सेंट्रल एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन वाला फैक्टर तो कम हो गया। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर एक भी लोन पेयर नहीं है, इस पे एक लोन पेयर है, इस पे 2 लोन पेयर है। तो यहां बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री एंड 28 मिनट, यहां है 107 डिग्री, 107.5 डिग्री है और यहां 104 डिग्री। जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। तो बॉन्ड ऐसे है तो अंदर की तरफ आ जाएगा, ऐसे था तो अंदर की तरफ आया, तो ये दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, एज द एस कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। पॉइंट समझ में आया? यस सर। लास्ट पॉइंट, if the electronegativity of central atom decreases, bond angle decreases. If the electronegativity of central atom decreases, bond angle decreases. But bond angle increases as the electronegativity of surrounding atom डिक्रीजेस। 2 पॉइंट मैंने यहां बोले, यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, देखिए बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ surrounding atom. Bond angle decreases as the electronegativity of central atom decreases, but bond angle increases as the electronegativity of surrounding atom decreases. Is it clear? यस सर। आया समझ में? Yes, sir. तो बॉन्ड एंगल इन 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बॉन्ड एंगल, इट डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
नाउ लास्ट वन इज बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, तो किसी भी बॉन्ड का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड और द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स in a molecule. Number of, it is equal to the number of bonds it is equal to the number of bond or number of electron pair between two atoms in a molecule. ठीक है, जैसे देखिए आपका H2 मॉलिक्यूल है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1. O2 मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2. सर डिजॉइन होना है क्यों, कितना टाइम बचा है? सर 2 मिनट 2 या 3 मिनट. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3. ठीक है, जैसे साइनाइड है तो Cl मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3. तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. तो वो उसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर. क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर. Any doubt in this part? No, sir. So these are the 4 parameters which are known as bond parameters. Any doubt? Anyone? No, sir. Mohammed? नहीं है ही नहीं क्लास में. कृषा, मैत्री, समझ में आया बेटा? ठीक है, तो आज हम क्या टाइम हुआ? 2:24 हो गया ना, तो नहीं कर पाएंगे. चलिए आज यहीं तक करते हैं, रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो रेजोनेंस एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. कल के सेशन में इसको डिस्कस करेंगे. ओके ओके सर. चलिए बाय.